Unacademy. Let's crack it. नमस्कार साथियों, अनअकैडमी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आपको पता है कि भारत में टीबी उन्मूलन का लक्ष्य टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। और ये कब से कब तक का रखा गया है? एक जो वैश्विक समयकाल तय किया गया था कि 2030 तक वैश्विक स्तर पर टीबी का उन्मूलन कर दिया जाए। तो भारत का लक्ष्य उससे कुछ पहले का है, यानी कि हमारी जो महत्वाकांक्षा और ज्यादा है। और भारत ने कहा है कि हम इस वैश्विक लक्ष्य से 5 साल पहले यानी कि 2025 तक ही टीबी का उन्मूलन कर देंगे। अब चूंकि उन्मूलन किया जाना है, इसके लिए यह आवश्यक हो गया कि भारत अपने प्रयासों को तेज करे। और प्रयासों को तेज करने के साथ साथ जो डायग्नोस और उपचार की बात आती है ना, डायग्नोस और उपचार, इसको बेहतर करें और इससे पहले भी आगे जाकर के लोगों की पहचान कर सके जिनको इस तरह की समस्या है। ठीक है, तो आज इस पर बात करेंगे। एक रिपोर्ट जारी हुई है, वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2022। कौन सी रिपोर्ट है? वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2022। इसमें यह बताया गया है कि भारत में वैश्विक स्तर पर टीबी के सर्वाधिक मामले दिखाई देते हैं। और हालांकि ऐसा नहीं कि ये रिपोर्ट इस मामलों को बहुत ज्यादा बढ़ा करके बताती है। पिछले कुछ सालों की तुलना में आप देखेंगे तो इसमें जो डेटा है, डेटा को थोड़ा सा चेंज किया गया है। पहले हम जिस डेटा का यूज करते थे या ग्लोबल की हेल्थ एजेंसी जिस डेटा का यूज करती थी, अब उसको बदल दिया गया है। इस पर भी आपको थोड़ी सी जानकारी मिलेगी। तो चर्चा के बिंदु क्या क्या रहेंगे? कि पहले तो यही कि खबरों में क्यों है, आपको क्लियर हो गया कि ट्यूबरक्लोसिस से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसकी वजह से ये फिर से खबरों में आ गया है। वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2023 कहती क्या है, मतलब 22 और 23 क्या कहती है? 23 की रिपोर्ट। उसके अलावा टीबी जैसे क्षय रोग भी कहते हैं इसको, कई बार राज्य क्षमा भी आपको सुनने में मिलता है या पढ़ने के लिए मिलता होगा। तो ये होता क्या है? ठीक है, इसके कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं जो ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं? जैसे आपने एमडीआर टीबी के बारे में पढ़ा होगा, एक्सडीआर के बारे में पढ़ा होगा, इसके बारे में समझेंगे। इसके बाद भारत ने क्या क्या प्रयास किए हैं, क्योंकि जब आप कोई उत्तर लिखोगे, है ना, आपके सामने कोई सवाल आएगा तो पहले पूछा जाएगा कि भारत के प्रयासों के बारे में बताइए। कुछ प्रयास जो सरकार की तरफ से किए गए हैं और हमें कितनी सफलता मिल पाई है, इस पर चर्चा करेंगे। कुछ ऐसे भी कदम हो सकते हैं जो आप सुझा सकते हो अपने उत्तर को लिखने में। आप ये बता सकते हो कि कुछ ऐसे नए कदमों को भी अगर शामिल कर लिया जाए तो कहीं बेहतर इलाज संभव है इसका। तो इसको समझने के साथ ही फिर एक प्रश्न के साथ सेशन पूरा करेंगे। चलिए, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी होगी कि अनअकैडमी ने फाउंडेशन बैच की शुरुआत की है, जो बाइलिंगुअल मोड में होगा, यानी कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में आप इसको पढ़ पाओगे। तो ये जो बैच है 10 तारीख से शुरू हो चुका है। आप जल्दी से जल्दी जाकर के इसको इनरोल कर लीजिए अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं। इसके अलावा फाउंडेशन बैच के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है। 2025 की तैयारी कर रहे हैं जो अभ्यर्थी, है ना, तो वो अभ्यर्थी इससे जुड़ सकते हैं। और ये 17 नवंबर से लाइव होने वाला है। ठीक है, 17 नवंबर से लाइव हो जाएगा। इसमें आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा एक और जो पहल है वो है अभ्यर्थी से अधिकारी तक, यानी कि आपको हर चरण में परीक्षा पास करने के उपरांत कुछ लाभ मिलेंगे। जैसे आप प्रीलिम्स करते हो, मेंस करते हो, और अगर आपने इंटरव्यू राउंड तक क्रैक कर लिया तो आप 100% तक फी रिफंड के लिए दावा कर सकते हो और आपको फी रिफंड मिल सकती है। समझ गए आप? तो आप इस प्रक्रिया से जुड़ करके अगर आप मेधावी हैं, पढ़ना चाहते हैं, इसका भी लाभ उठा सकते हैं। चलिए वापस आते हैं टॉपिक पर। खबरों में क्यों है? क्योंकि हाल ही में WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2023 जारी की है, जिसमें भारत का डेटा भी हमारे सामने आ गया है। तो चूंकि हम भारत में रहते हैं, आपको भारत के एग्जाम देने हैं, तो आपके लिए भारत का डेटा इंपॉर्टेंट होगा। तो क्या कहा गया है इस रिपोर्ट में, पहले ये समझ ले फिर आगे बढ़ेंगे। तो दुनिया के कुल टीबी मामलों में, दुनिया के कुल टीबी मामलों में से 27% मामले भारत में है। ये रिपोर्ट बताती है कि 27% मामले भारत में देखे गए हैं। और आपको ये भी पता है कि भारत में जनसंख्या भी विश्व की लगभग सबसे ज्यादा हो चुकी है। हमने चीन को पीछे छोड़ दिया है, ऐसा संयुक्त राष्ट्र के कई सारे आंकड़े बताते हैं। और भारत चूंकि अभी विकासशील अवस्था में है, ऐसे में स्वास्थ्य पर खर्च करना थोड़ा सा आज के समय कम दिखता है। बावजूद इसके हमारे प्रयास तेज होते जा रहे हैं। और जो डेटा बताता है 27% भारत में कुल टीबी मामले हैं दुनिया के हिसाब से। तो रिपोर्ट में टीबी के मामलों और इससे होने वाली मौतों की रिपोर्टिंग पर कुछ सकारात्मक बदलाव भी देखने को मिले हैं। सकारात्मक बदलाव जैसे क्या? कि हमने रिपोर्टिंग बढ़ा दी है। क्या किया है? रिपोर्टिंग बढ़ा दी है। जैसे कि यहाँ देखिए,
तो टीबी के मामलों में रिपोर्टिंग में वृद्धि हुई है, ताकि हमारे सामने ये डेटा भी आ सके कि आखिरकार जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं और साथ ही हम उनको रिपोर्ट भी कर रहे हैं। भले कोई भी देश ऐसा हो सकता है, आप सोच करके देखो, जहां पर मामले तो हैं लेकिन वो उसको सामने नहीं लाते, वो रिकॉर्ड में नहीं लाते, तो मामले आपको बढ़े हुए नहीं दिखेंगे। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, हमने इसका कवरेज भी बढ़ाया है। 2022 में अगर आप देखोगे तो 24.2 लाख मामले आए थे, है ना, और इसके साथ ही महामारी पूर्व के उच्चतम स्तर को भी पार कर गई थी। जो मामले थे ये महामारी पूर्व यानी कि कोविड के पहले के जो मामले थे, कब के पहले, कोविड के पहले के जो मामले थे, इससे भी ज्यादा ये मामले हो गए थे। और इसके इलाज का कवरेज बढ़कर के 80% हो गया है। तो अगर मामले हमारे सामने आ रहे हैं तो उसका इलाज भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। इसके अलावा आप देखिए 2023 की रिपोर्ट ये भी बताती है कि टीबी के कारण मृत्यु दर में अचानक से गिरावट देखने को मिल रही है। मृत्यु दर में गिरावट देखने को मिल रही है। तो ऐसा क्यों हुआ है? देखिए, एक तो ये हो सकता है कि गिरावट हो रही हो, दूसरा ये हो सकता है कि हम अपने तरीकों को थोड़ा बदल दें। तो जैसे अगर आप पहले का डेटा देखोगे तो ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज रिपोर्ट, कौन सी रिपोर्ट याद रखिएगा, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज रिपोर्ट, इसको पहले मानक माना जाता था। भाई अगर टीबी से जुड़े हुए आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं तो इसको उठा लेंगे कि इसके आधार पर जो डेटा है वो मान लेंगे कि डेटा सही है। अब इसके बाद भारत के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम डेटाबेस को गणना के लिए आधार के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। कौन सा? सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम डेटाबेस, जो भारत का ही है, जो भारत के तहत आंकड़ों को एकत्रित करता है। तो अब जब हम गणना करेंगे तो आधार के रूप में यानी बेस के रूप में इसका डेटा ले लेंगे, इसलिए आपको दिख रहा है कि मृत्यु दर में अचानक से गिरावट दिखने लग गई है। तो अब एक सवाल महत्वपूर्ण, टीबी रोग क्या होता है? चलो आंकड़े तो आपसे अगर पूछ लेंगे आप बता दोगे। टीबी होता क्या है? जो क्षय होता है, क्षय अर्थात किसी चीज में गिरावट आना, तो आपके स्वास्थ्य में गिरावट आना, और ये होता है जीवाणु के कारण। किसके कारण? एक जीवाणु, कौन सा जीवाणु? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। कौन सा? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस एक बैक्टीरिया है, याद रखिएगा, वायरस नहीं है, बैक्टीरियम लिखा भी है इसलिए भी बैक्टीरिया है। तो ये होता है, टीबी का कारण बनता है। व्यावहारिक रूप से शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है। आमतौर पर आप ये देखते हैं कि टीबी जिसको हो जाती है या किसी व्यक्ति को अगर टीबी हो गई तो श्वास संबंधी बीमारियां या फेफड़ों से संबंधित बीमारियों से वह व्यक्ति परेशान होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, केवल यही एक प्रकार नहीं है, टीबी के और भी प्रकार हैं। जैसे किसी व्यक्ति को फेफड़ों की टीबी हो सकती है, किसी को आंत्र की हो सकती है, किसी को रीढ़ की हड्डी में हो सकती है, किसी को मस्तिष्क में हो सकती है, किसी को पैरों में हो सकती है। बेसिकली अगर आप हड्डियों में देखेंगे तो पैरों में सूजन आने लग जाती है ना। और वही जो प्रकार है अगर उसको ट्रीट ना किया जाए तो शरीर के अन्य हिस्सों में भी फैल सकता है। इस बात को याद रखिएगा कि कई अन्य अंगों में भी टीबी हो सकती है। फेफड़ों में फुफ्फुस जो कि लिम्फ फेफड़ों के चारों ओर की परत होती है, नोड्स में, आंत में, रीढ़ में, मस्तिष्क में। क्या लक्षण होते हैं अगर किसी व्यक्ति को टीबी की स्थितियां बन रही हो? कुछ सामान्य से हैं, अगर आपको ज्यादा लंबे समय तक ऐसा लगता है तो एक बार आप डायग्नोस अवश्य कराएं, या कोई भी व्यक्ति। और अगर आपको इसका किसी प्रश्न के उत्तर में इस बारे में लिखना हो तो इसको आप ऐसे लिखिएगा कि कफिंग अप ब्लड, कभी खांसी आए तो उसके साथ खून का आ जाना, बुखार होना, सीने में दर्द होना, चिल्स यानी कि आपको हल्का सा शेकिंग होना, ठंड सी लगना, वेट आपका कम होते जाना। क्योंकि वेट क्यों कम होगा? क्योंकि आपको भूख नहीं लगेगी, जब भूख नहीं लगेगी तो वजन कम हो जाएगा। आपको रात में पसीना आ सकता है, लॉन्ग टर्म कफ यानी लंबे समय तक खांसी बनी रहे, या आपको बहुत थकान होती रहे। तो नॉर्मल सिम्टम आपको कुछ लगेंगे, लेकिन आपको जाकर डायग्नोस जरूर कराना चाहिए, या किसी भी व्यक्ति को जिसको ऐसा महसूस होता है। तो टीबी के प्रकारों में जब आप आएंगे तो एक सामान्य प्रकार है जिसका आप इलाज करा सकते हैं। एक कोर्स होता है, कोर्स आप कर लीजिए 9 महीने का, 10 महीने का, उसके साथ आपका टीबी का जो जीवाणु है वो निष्क्रिय हो जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति ठीक से इलाज ना कराए, या इलाज को बीच में ही छोड़ दे, या काफी ज्यादा एंटीबायोटिक्स को इस्तेमाल करने लगे, तो फिर जो टीबी का जीवाणु है वो नष्ट नहीं हो पाता। तो कुछ दवाइयों के नाम है, जैसे कि एक है आइसोनियाजिड। कौन सी है? आइसोनियाजिड। दूसरी है रिफेम्पिसिन। तो दो सबसे शक्तिशाली दवाइयां हैं टीबी की जो मानी गई हैं, काफी प्रभावशाली होती हैं। तो अगर आपकी या किसी व्यक्ति के शरीर में जो टीबी हुआ है वो इन दवाइयों के प्रति रिस्पॉन्स देना बंद कर दे तो ये मान के चलते हैं कि अब वह टीबी या अब वह बीमारी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट हो गई है। क्या हो गई है? मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट हो गई है। इसका मतलब क्या होता? अब आपको कई तरह की दवाइयां लेने के बाद भी, अब आप कई तरह की अगर दवाइयां लेते हैं उसके बावजूद इस टीबी को ट्रीट नहीं किया जा सकता। ठीक है,
तो इसका इलाज दूसरी श्रेणी की दवाओं के उपयोग के जरिए किया जाएगा, यानी कि इससे कुछ हाई लेवल की दवाइयां, अब इस दवाई के माध्यम से इसको ट्रीट नहीं किया जा सकेगा। तो भारत में अगर आप देखोगे तो हर साल इस खतरनाक किस्म की टीबी के 1,19,000 के आसपास मामले सामने आते हैं। आप 1,20,000 का मोटा आंकड़ा भी पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे मामले आपको सामने आएंगे। अब ये इलाज इसका नहीं हो पाएगा तो कई सारे लोगों की मृत्यु होती है अगर उनको ठीक से बेहतर इलाज, दूसरी श्रेणी की दवाओं का इलाज ना मिल पाए। इसके बाद की भी एक स्थिति होती है, इसको कहते हैं XDR टीबी, यानी एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट। एक्सटेंसिवली यानी कि कहीं व्यापक रूप से अब ये जो टीबी है दवा प्रतिरोधी हो जाएगी। तो आप जो MDR टीबी के दौरान, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के दौरान जो दवाएं दूसरी श्रेणी की ले सकते थे, वो दवाएं भी यहाँ पर असर नहीं करेंगी, ठीक है। तो अब जो टीबी की स्थिति हो जाएगी वो कहीं ज्यादा खराब हो जाएगी, है ना। तो एंटी ड्रग रेजिस्टेंट यानी जो भी आप दवाइयां देंगे उसके प्रति रिस्पॉन्स नहीं होगा, तो इसका इलाज कर पाना संभव नहीं है और अक्सर यह जो टीबी है बिना उपचार के ही रह जाता है, इसका उपचार नहीं हो पाता। क्लियर है? यहां तक याद रखिएगा, टीबी के कुछ प्रकारों में जरूरी है इस बात को जानना। अब आता है टीके के बारे में। टीका क्या है? ऐसा एक तरीके से वैक्सीन कह लीजिए। टीका यानी वैक्सीन लगा दिया जाए ताकि टीबी का जो जीवाणु है किसी व्यक्ति को प्रभावित न कर पाए। इसका नाम क्या है? बेसिल कैलमेट गुएरिन, BCG टीका बोलते हैं इसको। अगर आपको कहीं लिखना पड़ जाए तो आप आराम से लिखिएगा BCG टीका एकमात्र उपलब्ध टीबी के लिए टीका है, कहते हैं बेसिल कैलमेट गुएरिन। और इसका भी जो प्रभाव है बहुत ज्यादा नहीं है, कई बार ऐसी टीबी की स्थितियां बनती है ये अप्रभावी रहता है। तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी में अगर आप देखोगे MDR टीबी में, तो उसके विकास के चलते कुछ वर्षों में इसकी जो प्रभावकारिता है उसमें कमी देखने को मिली है। अगर किसी व्यक्ति को MDR टीबी की स्टेज तक वो पहुंच जाए तो फिर ये वैक्सीन ठीक से काम नहीं कर पाएगी। इसके अलावा अगर आप कुछ किशोरों में देखते हैं, ठीक है, या वयस्कों में देखते हैं जिन्हें पल्मोनरी टीबी डिजीज है यानी फुफ्फुसी टीबी, तो ऐसी स्थिति में भी यह जो वैक्सीन है सीमित प्रभाव दिखा पाती है, बहुत ठीक से इसको रोक नहीं पाती। इसलिए कुछ मामलों में लिमिटेड है, लेकिन फिर भी क्योंकि एकमात्र वैक्सीन के रूप में हमारे पास उपलब्ध है, ऐसे में हजारों लोगों को तो हम ये दे ही सकते हैं। तो एक आध मामले होंगे जो MDR तक जाएंगे, लेकिन बाकी लोग फिर टीबी की स्थिति से सुरक्षित भी हो सकते हैं, है ना। तो वैश्विक प्रयास देखिए क्या है। तो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल फंड और स्टॉप टीबी पार्टनरशिप के साथ एक संयुक्त पहल शुरू की है। इस पहल का नाम याद कर लीजिए, चाहे तो नोट कर लीजिएगा। इसका नाम क्या है? फाइंड ट्रीट ऑल #एंड टीबी। कई बार PCS जैसी परीक्षाओं में ऐसी टैगलाइन पूछ दी जाती है ना। क्या है? फाइंड ट्रीट ऑल एंड टीबी। इसको शुरू किया है WHO ने ग्लोबल फंड और स्टॉप टीबी पार्टनरशिप के साथ मिलकर के। इसके साथ ही भारत ने भी कुछ प्रयास किए हैं, जैसे टीबी रोग के उन्मूलन के लिए 2017 से 2025 के लिए 2017 से 2025 के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति योजना शुरू की है ना। राष्ट्रीय रणनीतिक योजना, नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान। इसके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण प्लान है उसको आप नोट करके चलिए, इसको लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। निक्षय। क्या है? निक्षय इकोसिस्टम, यानी राष्ट्रीय टीबी सूचना प्रणाली को भी शुरू किया गया है, जिसमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। किसकी? इंफॉर्मेशन मिलेगी ऐसे पेशेंट की जो टीबी से पीड़ित है या टीबी जिनको हो सकता है। इसके अलावा एक और योजना है निक्षय पोषण योजना, जो कि एक तरह की वित्तीय सहायता है, लगभग 500 रुपए के आसपास इसमें सहायता दी जाती है। एक और टैगलाइन है टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान। कौन सा? टीबी हारेगा देश जीतेगा। इस पर भी एक प्रश्न इसके पहले मेरे ख्याल से पूछा गया है, PCS की परीक्षा में या किसी अन्य परीक्षा में, तो इन चीजों को आप याद करके रखिए। मेंस में अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आप इन चीजों के साथ अपना उत्तर पूरा करेंगे, इन तथ्यों के साथ पूरा करेंगे, ठीक है। एक देखिए टाइम फ्रेम है पिछले कुछ समय का, जिसमें हमारे देश के अंतर्गत नीतिगत बदलाव आपको दिखाई देता है। 1994 से 2005 के बीच, फिर 2006 से 2015 के बीच, और अगली जो रणनीति है 2016 से 2035 के लिए। तो इसकी जो स्ट्रेटजी है, पहले डॉट्स स्ट्रेटजी अपनाई जाती थी कि हम पहचान पाए, डॉट्स कहते थे, जैसे कि फेफड़ों में कई बार छिद्र होने लग जाते हैं। अगली क्या है? द स्टॉप टीबी स्ट्रेटजी दूसरी। तीसरी है द एंड टीबी स्ट्रेटजी। क्लियर हो रहा है आपको? पहले हम द डॉट्स स्ट्रेटजी अपना रहे थे, जिसके तहत हम पता कर रहे थे कि कौन कौन सी दवाइयां काम कर सकती हैं, एक सिस्टम बेहतर हो पाए, एंटी टीबी ड्रग बना रहे थे, मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप कर रहे थे, प्रोग्राम्स बना रहे थे, सुपरविजन कर रहे थे, इस तरह की चीजें।
अब उसके बाद आया स्टॉप टीबी। अब टीबी को हमें रोकना था, है ना, तो इसमें हमने अलग अलग तरह की दवाइयों का इस्तेमाल किया, अन्य कई तरह की बीमारियों को रोकने के प्रयास किए, अपने जो हेल्थ सिस्टम है उसको मजबूत किया, सभी तरह के केयर्स को शामिल किया, ठीक है, हमने रिसर्च को प्रमोट किया सेकंड नंबर पर 2006 से 2015 के बीच। अब हमें क्या करना है, इसका उन्मूलन करना है, इरेडिकेट करना है। एंड टीबी स्ट्रेटजी क्या है, इंटीग्रेटेड पेशेंट सेंटर्ड टीबी केयर एंड प्रिवेंशन, यानी हम एकीकृत रोगी आधारित टीबी केयर को शुरू कर रहे हैं। बोल्ड पॉलिसीज एंड सपोर्टिव सिस्टम, हम अपनी नीतियों को ज्यादा बेहतर, ज्यादा मजबूत बना रहे हैं। और अगला क्या है, इंटेंसिफाइड रिसर्च एंड इनोवेशन, यानी कि अब हम अपने अनुसंधान और शोध को और नवाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, ताकि नए तरीके के अगर वैक्सीन आ सके वो मौजूद हो जाए, नई तरह की दवाओं का विकास हो सके, ताकि XDR यानी एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी का भी इलाज संभव हो सके और मामलों में गिरावट आ सके। ठीक है, तो भारत के कुछ और प्रयास भी हैं, जैसे कि भारत में वर्तमान में टीबी के लिए 2 टीके VPM यानी वैक्सीन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट 1002 और MIP यानी माइकोबैक्टीरियम इंडिकस प्राणी, कौन सा है, माइकोबैक्टीरियम इंडिकस प्राणी, नाम याद रखिएगा, इजाद किए जा रहे हैं और अभी शुरू किए गए हैं। तो चरण 3 नैदानिक परीक्षण के तहत ये है, ट्रायल फेज में है, और जैसे ही इन पर हमें सफलता मिलती है आने वाले कुछ समय में, तो हमारे पास भी स्वदेशी रूप से विकसित किए गए टीके होंगे। ठीक है, अब एक सवाल ये आता है कि ठीक है सर, इतनी सारी बातें हमने समझ ली, निष्कर्ष के रूप में, क्योंकि आपको कुछ सुझाव देने होते हैं जिसमें आप मौजूदा स्थितियों से आगे बढ़ करके कुछ सुझाव सुझा सकते हैं, तो जैसे कि आप बताओगे कि क्या क्या जरूरी कदम और उठाए जा सकते हैं। पहला तो है एडल्ट टीबी वैक्सीन का विकास और व्यापक उपयोग, यानी वैक्सीन के हम कुछ और विकास करें, जैसे अभी हमने पीछे एक वैक्सीन के बारे में पढ़ा है और उसकी सीमाओं को देखा है, उसकी लिमिटेशंस के बारे में जाना है, जैसे MDR टीबी के प्रति वो इतनी प्रभावी नहीं है, XDR के प्रति नहीं है, तो ऐसी कुछ वैक्सीन का विकास किया जाए जो बाकी की बीमारियों को भी दूर कर सके। अगला क्या है, कॉस्टिंग, उत्पादन लागत को हम कम कर सके ताकि सभी को टीबी रोधी दवाएं उपलब्ध कराई जा सके। अगर टीबी की दवाएं बहुत महंगी होंगी तो गरीब तबके के लिए उन तक पहुंच बना पाना आसान नहीं होगा। ऐसे में प्रोडक्शन लेवल पर ही हम ये कोशिश करें कि अच्छी से अच्छी स्तर की दवाएं लोगों को उपलब्ध हो सके और उसकी कीमत भी बहुत ज्यादा ना आए, या फिर सरकार भी ऐसे प्रयास कर सकती है कि लोगों को टीबी की दवाएं मुफ्त में उपलब्ध कराए। अगला क्या है, टीबी के निदान के लिए यानी डायग्नोस कराने के लिए 90 सेकंड की रिपोर्टिंग और 95% सटीकता के साथ AI सहायता प्राप्त हैंड हेल्ड रेडियोलॉजी का उपयोग किया जा सकता है। देखिए अभी आपने यूपीएससी की परीक्षा में कहा, यूपीएससी की 2023 की परीक्षा में जो मेंस की परीक्षा हुई, आपने देखा है कि AI के उपयोग के बारे में खूब चर्चा की गई है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग, इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कैसे बीमारियों के निदान के लिए कर सकते हैं। तो जहां भी निदान की बात आएगी यानी कि डायग्नोस की बात आती है। डायग्नोस का मतलब क्या होता है, उपचार नहीं होता, उपचार के पहले की प्रक्रिया जहां पर आप पहचान करते हैं कि आखिरकार बीमारी कौन सी है ना, किस स्तर तक पहुंच गई है। इसके चलते जो आपके चिकित्सक हैं, जो आपके हेल्थ प्रोवाइडर्स हैं, उनको ये मदद मिलती है कि आपको किस तरह का इलाज उपलब्ध कराया जाए, है ना। तो आपका जो डेटा है, डेटा को डायग्नोस करने में AI की हेल्प ली जा सकती है। ठीक है, और ये काफी ज्यादा एक्यूरेट है क्योंकि आज के समय AI के जो मॉडल है वो पहले से कहीं ज्यादा डेवलप होते जा रहे हैं, और AI का इस्तेमाल करके आपका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड निकाला जा सकता है, उसको व्यवस्थित किया जा सकता है और एक जगह पर उपलब्ध कराया जा सकता है, ताकि आपकी जो मेडिकल हिस्ट्री है एक तरीके से बनती रहे और आपके लिए क्या बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने एक समय में, मान लीजिए 2020 में किसी व्यक्ति को टीबी हुई, उसने इलाज कराया और इलाज ठीक से नहीं हो पाया, अब वही टीबी उसको दोबारा से हो गई 2023 में, फिर इलाज करा रहा है, तो इसके अगर उसके पास हेल्थ रिकॉर्ड्स होंगे, किस तरह की उसने दवाइयां उस समय यूज की थी, किस दवाइयों की वजह से उसको XDR टीबी या MDR टीबी की स्थिति बन रही है, उसके इतर कुछ और दवाइयां क्या बेहतर रूप से दी जा सकती हैं, तो AI के जरिए डायग्नोस आसान होगा, ताकि आपके जो चिकित्सक है आपको ज्यादा बेहतर उपचार दे सके। तो वही बात यहाँ कही गई है कि AI सपोर्टेड हैंड हेल्ड रेडियोलॉजी का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके साथ ही मान लेंगे कि टॉपिक आपका पूरा हो गया है। अब एक प्रैक्टिस क्वेश्चन ले लीजिए। प्रश्न कहता है कि टीबी के संबंध में आपको निम्न कथनों पर विचार करना है। क्या क्या है, पहला है टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। दूसरा स्टेटमेंट है यह एक गैर संक्रामक रोग है। कौन सा रोग है, गैर संक्रामक रोग है। और तीसरा क्या कहता है, टीबी के लिए कोई टीका मौजूद नहीं है। तो आपको कथनों में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर
सही है। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मैं बताइएगा कि प्रोग्राम आपके लिए कितना मददगार साबित हो रहा है। स्पेशल क्लासेस के लिए मैंने आपको पहले ही बताया है, हम 17 तारीख से या 17 के बाद 18 से स्पेशल क्लासेस फिर से शुरू कर देंगे और रेगुलर बेसिस पर पूरे महीने फिर आपकी क्लास चलने वाली है, क्योंकि मुझे पता है आपका करंट अफेयर रिवाइज नहीं हो पा रहा होगा। तो चिंता मत कीजिए, आराम से पूरा करंट अफेयर आपका कंप्लीट करा लेंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए और इसका उत्तर देना मत भूलिए। शुक्रिया।